अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 11 अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के चैप्टर में फिनोल पोर्शन को स्टडी करेंगे। फिनोल्स के हवाले से देखा जाए तो इसका ताल्लुक एरोमेटिक कंपाउंड से है और ये ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एटलीस्ट एक या एक से ज़्यादा OH के ग्रुप्स आपके बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं और इन्हें हम फिनोल्स कहते हैं। इनका सबसे जो सिंपलेस्ट मेंबर होता है और उसे फिनोल कहा जाता है और कॉमनली इसका नेम कार्बोलिक एसिड होता है। जैसे कि आप बेंजीन रिंग के ऊपर OH के ग्रुप को देखें तो आप उसे फिनोल कहते हैं और बाय फॉर्मूला अगर हम इसे लिखें तो ये C6H5OH कहलाता है। नॉर्मली इसे पहली दफा 1834 में रंच ने कोल टार में ऑब्टेन किया था। तो ये तो इसकी डिस्कवरी हो गई और ये इसकी क्लास होगी कि किस तरह से हम इसका सिंपलेस्ट मेंबर देखते हैं। और अब हम इसको डिफरेंट मेथड्स से बनाएंगे। प्रेपरेशन मेथड्स की अगर हम बात करें तो फिनोल के प्रेपरेशन मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं रिगार्डिंग द शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें दो मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला मेथड है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन और इस मेथड को डोस मेथड भी कहते हैं। और इस मेथड के अंदर होता क्या है कि आपके पास हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन क्या होती है कि बेंजीन के ऊपर आपके पास क्लोरीन का ग्रुप अटैच होता है और इसको ट्रीट किया जाता है 10% NaOH के साथ और कंडीशन टेम्परेचर की 360 डिग्री सेंटीग्रेड होती है और प्रेशर होता है 150 atm। तो क्या होता है कि यहाँ से आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड में से हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन को बेंजीन पर से उतारती है और HCl बनाती है और पीछे जो ग्रुप बच गया वो है जी ऑक्सीजन और सोडियम। ये ऑक्सीजन और सोडियम जाकर बेंजीन पर अटैच हो जाते हैं और इसकी वजह से इसका जो नेम है इसे हम कहते हैं सोडियम फैन ऑक्साइड। या आप टॉप पर देख भी सकते हैं इसका नेम सोडियम फैन ऑक्साइड बनता है। फैन ऑक्साइड होता है कि अगर आपके बेंजीन रिंग पर ऑक्सीजन हो और उस पर नेगेटिव चार्ज हो तो उसे हम फैन ऑक्साइड कहते हैं, लेकिन क्योंकि सोडियम अटैच है इसलिए इसे हम सोडियम फैन ऑक्साइड कहेंगे। अब वही जो प्रोडक्ट हमने स्टेप में फर्स्ट स्टेप में देखी थी कि HCl बना और साथ सोडियम फैन ऑक्साइड बना, वही HCl आपके पास नेक्स्ट में यूटिलाइज होगा रिएक्शन के अंदर और इस दफा आपके पास सोडियम और क्लोरीन आपस में इंटरेक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे NaCl। पीछे हाइड्रोजन जो है वो आकर अटैच हो जाती है ऑक्सीजन के साथ। तो ये जो हमारे पास क्लास बनी है दैट इज द एरोमेटिक कंपाउंड और स्पेशली इसे हम क्या कहते हैं फिनोल। तो ये एक सिंपल मेथड है जिसके थ्रू हम फिनोल बना सकते हैं। सेकेंड मेथड है जिसमें हम सोडियम साल्ट और बेंजीन सल्फोनिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या तरीकाकार अडॉप्ट होता है, इसमें हमारा स्टार्टिंग मटेरियल बेंजीन सल्फोनिक एसिड है और वो भी उसका साल्ट हम इस्तेमाल करेंगे। बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है जिसमें SO3 के साथ H लगा हो। जब हम साल्ट यूज करेंगे तो हम कोई मेटल आयन को सिस्टम में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हमने सोडियम को यूज किया है तो सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसमें हमने उसी तरह जैसे पहले डोज मेथड में किया, NaOH डालना है, बेस डालनी है और 320 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। होगा क्या इसमें कि आपके पास इसमें भी सेम प्रोसीजर होगा कि यहाँ से बेस में से सिर्फ हाइड्रोजन उतरेगी और वो आपके पास जो है सोडियम और सल्फाइड को लेकर सेपरेट हो जाएगी। और क्योंकि हमने दो मॉलिक्यूल्स यूज किए हैं तो एक का हाइड्रोजन दूसरे के OH ग्रुप को लेता है और पानी बना देता है। तो पीछे दो आपके पास ये ग्रुप्स बचते हैं, एक ऑक्सीजन और सोडियम आकर रिंग पर अटैच हो जाता है नेक्स्ट में जो कि सोडियम फेनोक्साइड बनाएगा और बकिया जो आपके पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है वो इसके साथ ऐड होकर सोडियम सल्फाइड का ग्रुप बनाएंगे। तो इस तरह से आपके पास ये सोडियम फेनोक्साइड भी हमारे पास दोबारा से ऑब्टेन हो गया। अब दोबारा इसमें उसी तरह जैसे कि हमने फर्स्ट मेथड में HCl डाला था, यहाँ पर हम HCl खुद से ऐड करेंगे और HCl ऐड करने पर फिर सोडियम यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी हाइड्रोजन के थ्रू और आपके पास रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनेगी फिनोल और साथ बन जाएगा सोडियम और क्लोरीन का इंटरेक्शन जिसमें NaCl बनता है। और ये जो फिनोल है इसको आप बाद में स्टीम डिस्टिलेशन के मेथड से रिकवर कर सकते हैं। तो ये तो दो तरीके हुए जिससे आप फिनोल्स प्रिपेयर कर सकते हैं और आपके पास इनमें से कोई भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है जैसे कि डोज मेथड है तो ये क्या होता है, तो ये मेथड आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है या आपसे सिंपल कहा जा सकता है कि फिनोल्स क्या हैं या उसके दो प्रिपरेटरी स्टेप्स लिखें तो आप उससे एक्सप्लेन भी करेंगे और रिएक्शंस भी लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाती हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिनोल की अगर हम बात करें तो ये कलरलेस क्रिस्टलाइन डीलिक्विसेंट सॉलिड होता है और आपके पास बेसिकली इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक ऑर्डर होता है और मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सारे इसके फीचर्स हैं। जिसमें आप ये देखते हैं कि आपके पास
ये सॉल्युबिलिटी के लिहाज से बहुत कम सॉल्युबल है, यानी स्पेरिंगली सॉल्युबल है वाटर में, और जब सॉल्युबल होता है तो ये पिंक कलर का सॉल्यूशन बनाता है रूम टेम्परेचर पर। और कंप्लीटली अगर ये हल होगा तो 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाकर ये हल होता है। नॉर्मली ये पॉइजनस है और इसे हॉस्पिटल या वॉशरूम्स वगैरह में एज अ डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे जर्म्स को किल करना होता है। तो ये होगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम दूसरा पैटर्न देखेंगे जहां पर हम इस फिनोल को रिएक्शंस में स्टडी करेंगे कि फिनोल रिएक्शन किस तरह से करते हैं। तो फिनोल के अगर आप स्ट्रक्चर पर आ जाएं तो उसको देखकर हमें समझ में आता है कि दो तरह की रिएक्शंस कर सकते हैं। एक ऐसे रिएक्शन जिसमें आपके पास सिर्फ फिनोल पर मौजूद सब्स्टिट्यूशन यानी OH का ग्रुप इन्वॉल्व होगा और बेंजीन रिंग आपके पास इसमें इफेक्ट नहीं होगी। यानी कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आकर अटैक सिर्फ OH पर होता है और रिंग हमारा वैसे का वैसा ही रहता है। दूसरा हमारे पास एक और टाइप है जिसमें बेंजीन रिंग खुद भी सिस्टम में रिएक्शन के दौरान इन्वॉल्व हो जाती है। तो दो तरह के रिएक्शंस हम देखते हैं। नॉर्मली अगर हम देखें तो फिनोल्स बेसिकली कम रिएक्टिव हैं टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल, और इसलिए ये इन पर न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो कम फेवर होगा। उसकी बेसिकली वजह है कि ये इजीली रिप्लेस नहीं होता। नॉर्मली इलेक्ट्रोफाइल का टैग रिंग पर आसानी से है क्योंकि एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का एक पूरा चार्ज है जो डीलोकलाइज होता है और उस पर आसानी से आकर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक अटैक्स को फेवर करेगा लेकिन न्यूक्लियोफिलिक अटैक फेवर नहीं होगा। सो लेस एक्टिव है उस लिहाज से। अब हम इसका एक पैटर्न ऑफ रिएक्शन देखेंगे कि जिसमें ये एसिडिक नेचर रखता है। फिनोल्स बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं, तो आपने एक क्वेश्चन भी ज़हन में रखना है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई फिनोल इज एसिडिक। लेकिन फिनोल से ही मिलता जुलता अल्कोहल भी होता है, तो अल्कोहल एसिडिक नहीं होती, फिनोल एसिडिक होता है। तो अगर हम फिनोल के हवाले से बात करें तो एसिडिटी का जो मयार है वो दो बातों पर है कि आप एसिडिक स्ट्रेंथ को किस पैटर्न पर देखते हैं। दो चीजें होती हैं कि एसिड वो होता है जिसके पास प्रोटॉन देने की सलाहियत हो और जो आसानी से प्रोटॉन दे सके। ईज ऑफ रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हो अगर एसिड में से, तो वो आपके पास सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है एसिडिक स्ट्रेंथ की। दूसरा, जब ये प्रोटॉन दे दे और उसके रिजल्ट में जो एनाइन क्रिएट हो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये दो फैक्टर्स स्ट्रेंथ को हाईलाइट करते हैं और जिनमें ये फैक्टर्स दोनों पाए जाएं वो अच्छा एसिड होता है। और इसी तरह आपके पास एसिडिटी का पैटर्न लो होता जाता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि ये इजीली अपना प्रोटॉन रिमूव भी करेगा, कंडीशन 1 को फॉलो भी करेगा। और नंबर 2, इसका जो रिजल्टिंग एनाइन बनेगा, नेगेटिव आयन वाला जो ग्रुप बनेगा, वो बहुत स्टेबल होता है। उसके बाद स्टेबिलिटी के पैटर्न में आ जाता है फिनोल, क्योंकि फिनोल जब अपना हाइड्रोजन दे देता है तो ये इस तरह का जो आप इस वक्त 5 जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं इसमें अगर फर्स्ट वन को देखें तो ये फेन ऑक्साइड आयन है, ये क्रिएट करता है और इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है जो भी हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट में आ जाता है पानी और उसके बाद लास्ट में अल्कोहल कई क्लास आ जाती है। तो ये ऑर्डर ऑफ एसिडिटी है कि जो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अब जो हमने अभी बात की कि फिनोल ज्यादा एसिडिक है और अल्कोहल नहीं है, तो इस पैटर्न पर भी हम आएंगे कि ऐसा क्यों है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अगर हम बात करें तो फिनोल तो ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक हैं। जैसे कि अभी हमने ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी को पहले ही देख लिया है कि यहाँ पर कैसे ये फॉलो हो रही है और क्या वजूहात हैं इसकी। नॉर्मली इसके अगर हम बिहेवियर को देखें तो ये अल्कलीज में आसानी से हल हो जाता है फिनोल अपनी एसिडिक नेचर की वजह से, लेकिन ये इतना वीक होता है कि ये लिटमस पेपर को या आपके पास इफेक्ट करे या ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट्स में से इवॉल्व करे, यानी ये इतना आपके पास एसिडिक है। इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है जो एसिड जब डिसोसिएट करता है तो वो है जी 1.3 इंटू 10⁻⁻10। या आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जहन में रखिएगा। फिनोल वैसे ये पानी में भी हमने ऊपर भी देखा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि ये पार्शियली सॉल्युबल होता है और इसकी पीएच ऑलमोस्ट अराउंड 5 टू 6 के करीब होती है। और ये आपके पास यही वजह है कि ये एलिफेटिक अल्कोहल से कदरे डिफरेंट है और ज्यादा एसिडिक है। क्या वजह है एसिडिक की? वो बेसिकली जब आपके पास फिनोल अपना हाइड्रोजन रिमूव कर देता है, लाइक अगर फिनोल है वो अपना हाइड्रोजन रिमूव कर देगा तो उसकी हालत कुछ इस किस्म की होगी कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा और इसे हम फेन ऑक्साइड आयन कहेंगे। और ये फेन ऑक्साइड आयन की नेचर है जिसकी वजह से ये इसको ज्यादा एसिडिक बना रहे हैं। उसके पीछे वजह क्या है कि फेन ऑक्साइड आयन पर जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पर नहीं रहता। वो बेसिकली आपके रिंग के पूरे पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। और इस ये पूरे सिस्टम में जब डीलोकलाइज होता है पूरे रिंग के अंदर
तो फेनॉक्साइड आयन इस डीलोकलाइजेशन और इस रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये आपके पास जो डीलोकलाइजेशन है फिनोल में तो पॉसिबल है रेजोनेंस की वजह से, लेकिन अल्कोहल में ऐसा कोई फिनोमेना नहीं होता। अगर आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो इस हेडिंग के ऊपर मौजूद है, जिसमें ROH अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब आप इसको पानी में डालते हैं तो ये अपना हाइड्रोजन रिलीज कर देता है और हाइड्रोनियम आयन बना रहा है, लेकिन साथ ही साथ R के साथ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है जो कि इसे अल्कोक्साइड आयन बना रहा है। तो अल्कोक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पर ही रहेगा, ये डीलोकलाइजेशन नहीं करेगा, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगी, इसलिए कम स्टेबल है। जबकि फिनोल का जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर वो पूरे रिंग के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है और डीलोकलाइज्ड है, और इस रेजोनेंस की वजह से इसका एनाइन बहुत ज्यादा स्टेबल है। यानी जब ये प्रोटॉन लूज करके एनाइन बनाएगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये स्टेबिलिटी आपको पहले भी हमने पिछले पैटर्न्स में सिखाई कि किस तरह से रिंग के साथ चार्ज कोऑर्डिनेट करता है। तो जब नेगेटिव चार्ज इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में आएगा तो ये रिंग का चार्ज बाहर चला जाएगा, और चार्ज ये जब बॉन्ड बाहर आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन की सूरत में आप देखेंगे जो कि सेकंड स्ट्रक्चर में आपको नजर आ रहा है। तो सेकंड में ये वाला भी आपके सिस्टम में घुसेगा तो दूसरा नेक्स्ट इनकमिंग जो है वो बाहर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज शो करेगा। अब जब नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में ये भी जब एंटर होगा रिंग में तो ये बॉन्ड बनाएगा और नेक्स्ट वाला सिस्टम से बाहर आ जाएगा। इस तरह करते करते आपको फाइनल स्ट्रक्चर भी वैसा ही दिख रहा है जैसे पहला है, लेकिन इसमें एक फर्क है जिसमें लोकेशन ऑफ बॉन्ड्स चेंज हो चुके हैं, इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं, और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाती है। जब भी क्वेश्चन आए कि फिनोल एसिडिक क्यों है और अल्कोहल नहीं है, तो आपने बताना है कि डीलोकलाइजेशन फिनोल में तो पॉसिबल है, अल्कोहल में नहीं है, और फिनोल में बनने वाला एनाइन रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल है और उसमें आप ये स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, और अल्कोहल के लिए आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। सो ये है जी हमारे पास एसिडिक नेचर, जहां से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब हम बात करेंगे जो हमने शुरू में कहा कि फिनोल दो तरह के रिएक्शंस दे सकता है, एक जिसमें बेंजीन रिंग खुद इन्वॉल्व है और एक जिसमें सिर्फ आपका फिनोल का OH ग्रुप सिर्फ रिएक्शन में हिस्सा लेता है। तो पहले हम वो रिएक्शंस देखेंगे जिनमें फिनोल के वो रिएक्शंस होंगे जिसमें सिर्फ OH ग्रुप रिएक्शन में इन्वॉल्व है। तो इसमें जो पहला रिएक्शन हम देखेंगे वो है जी साल्ट फॉर्मेशन। साल्ट फॉर्मेशन में क्या होता है कि फिनोल रिएक्ट करता है अल्कलीज के साथ और साल्ट बनाता है। फिनोल क्योंकि एसिडिक है तो ये जब किसी बेस से रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन का अमल होगा, और उसके नतीजे में आपके पास ऑक्सीजन के साथ वाली हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी और यहाँ से OH लेकर ये पानी बना देगी और सोडियम हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, तो ये आपके पास साल्ट बन गया है। और बेसिकली दिस इज कॉल्ड सोडियम फेनोक्साइड। तो बेसिकली एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ, साल्ट एंड वाटर यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ OH ग्रुप इन्वॉल्व है रिएक्शन के अंदर, इसीलिए हम इसे फिनोल के उस रिएक्शन में स्टडी करेंगे जो OH ग्रुप की वजह से होते हैं। साल्ट फॉर्मेशन के बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है जी एस्टर फॉर्मेशन। एस्टर फॉर्मेशन में जो फिनोल है आपके पास एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हम बेस डालते हैं, और इसमें क्या होगा, इसमें भी अगेन हाइड्रोजन OH की रिमूव हो जाएगी नॉर्मली, और उसके साथ यहाँ से जो एसिटाइल क्लोराइड हमने सेकेंड रिएक्टेंट ऐड किया है इसका क्लोरीन रिमूव होगा। जब क्लोरीन रिमूव होगा तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बना देंगे, HCl। तो पीछे ये सारा ग्रुप जो है CH3C डबल बॉन्ड O ये हाइड्रोजन की जगह ले लेता है। यहाँ पर आपने CH3 के साथ बॉन्ड नहीं बनाना बल्कि कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है, क्योंकि उसका और क्लोरीन का बॉन्ड टूटा है। तो जब ऑक्सीजन के पास ये कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आती है और उसके साथ CH3 लगा हो तो इस ग्रुप को हम एसीटेट कहते हैं, और ये फिनाइल के साथ अटैच है तो इसे हम फिनाइल एसीटेट कहते हैं, जो कि नॉर्मली एस्टर्स कहलाते हैं। तो ये स्टेरिफिकेशन हुई है इस प्रोसेस के अंदर, सिर्फ आपके पास OH ग्रुप डिस्टर्ब हुआ है, रिंग को कुछ नहीं हुआ। थर्ड रिएक्शन है जी रिडक्शन विद जिंक। ये रिएक्शन हम कई दफा पहले भी देख चुके हैं, जिसमें जिंक हम फिनोल में डालेंगे और जिंक ऑक्सीजन को रिमूव करके ले जाएगा और पीछे जो है हाइड्रोजन रह जाएगी, और जो आप इसे जो है रिंग के साथ ही मेंशन कर देंगे तो ये बेंजीन बन जाती है। तो ये तीन वो रिएक्शन थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ OH ग्रुप इन्वॉल्व था और रिंग को कुछ नहीं हुआ। अब हम वो रिएक्शंस देखेंगे जिसमें फिनोल बेंजीन रिंग के साथ जो है उसमें जो है अटैक होता है। तो इसमें हम चार पांच तरह के रिएक्शंस देखेंगे बेसिकली। पहला है जी नाइट्रेशन। ये सब के सब लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, जैसे कि नाइट्रेशन फिनोल की कैसे होती है। अब नाइट्रेशन हमने प्रीवियस चैप्टर ऑफ बेंजीन में भी देखा कि नाइट्रेशन करवाने के लिए आपको नाइट्रिक एसिड की जरूरत पड़ती है, और नाइट्रिक एसिड हमें नाइट्रो ग्रुप देगा, और नाइट्रो ग्रुप जब हमारे बेंजीन में हम या फेनोल में हम डालेंगे या किसी भी क्लास में ऐड करेंगे तो उस अमल को हम नाइट्रेशन कहते हैं।
ये डिफरेंट टेम्परेचर्स पर होती है। जैसे कि आप इस वक़्त 2 रिएक्शंस देख सकते हैं, जो पहला रिएक्शन है वो डाइल्यूट फॉर्म ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ है और जो दूसरा रिएक्शन है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म के साथ है। तो फिनोल जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो आप इसे ओपन करें अगर HNO3 को, तो नाइट्रो ग्रुप को अलग कर लें और OH ग्रुप को अलग कर लें। 2 मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और इसमें जब हमने नाइट्रिक एसिड से नाइट्रो ग्रुप रिंग में लेकर आना है तो वो 2 पोज़ीशंस पे जा सकता है, या तो वो ऑर्थो पर जाएगा और या वो पैरा पर जाएगा। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ हाइड्रॉक्सिल को कुछ नहीं हुआ, वो अपनी ही जगह पर मौजूद है। सिर्फ रिंग में आपने नाइट्रिक एसिड से नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि पहले स्ट्रक्चर में आपको ऑर्थो नाइट्रोफिनोल दे रहा है और दूसरे स्ट्रक्चर में ये पैरा पर आकर लगा तो इसे हम पैरा नाइट्रोफिनोल कहते हैं और साथ 2 मॉलिक्यूल्स पानी के निकलेंगे। सेकंड जो केस है जिसमें कंसंट्रेटेड फॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आप डेल्टा का साइन देख रहे हैं, ये हीट का साइन है, जिसमें सारी ऑर्थो और पैरा तीनों की तीनों पोज़ीशंस ऑक्यूपाई हो रही हैं नाइट्रो की वजह से और 3 पानी के मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं और ये जो कंपाउंड है इसे कॉमनली हम पिक्रिक एसिड कहते हैं और इसका जो स्पेशल नेम है अगर आप OH वाली कार्बन को देखें तो ये 1 है। इसके बाद 2, 3, 4, 5 और 6। तो इस हिसाब से आप अगर देखें तो 2 पर 4 पर और 6 पर आपके पास 3 नाइट्रो के ग्रुप्स हैं और ये क्लास ऑफ कंपाउंड अल्कोहल है और अल्कोहल में भी कौन सी क्लास है, ये फिनोल। सो ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो कन्वर्जन में आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल इनटू पिक्रिक एसिड। सो आप उसमें ये लिख सकते हैं। सेकंड जो आपके पास रिएक्शन है वो है सल्फोनेशन का, जो भी इसी कैटेगरी में आता है जिसमें बेंजीन रिंग फिनोल की इन्वॉल्व होती है। तो इसमें आपने सल्फोनेशन करवानी है तो आपने SO3H ग्रुप में लेकर आना है। उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि रूम टेम्परेचर पे ही हमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स बना कर देता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स आप डालेंगे, हीट करेंगे और फिनोल में ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर आकर SO3 का ग्रुप लगेगा, जो कि सल्फोनिक एसिड ग्रुप कहलाता है। तो पहली प्रोडक्ट का नाम आप देख सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पर हाइड्रोक्सी एज अ फंक्शनल ग्रुप एक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि सल्फोनिक एसिड इससे ज्यादा प्रेफरेंस रखता है, इसलिए यहाँ पर ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। और इसी तरह यहाँ पर ये पोजीशन 1 होगी SO3H वाली और बाकी जो मेंबर्स हैं उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और साथ 2 पानी के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। ये भी इसी तरह से ये रिएक्शन करेगा। थर्ड में आ जाते हैं, ये है जी हेलोजिनेशन और हेलोजिनेशन में फिनोल में हम हेलोजन डालेंगे, जैसे ब्रोमीन वाटर के साथ इसका टेस्ट पॉसिबल है और ब्रोमीन वाटर जब हम डालते हैं तो 3 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स डालेंगे तो ये भी आकर ऑर्थो और पैरा की पोजीशंस को उसी तरह ऑक्यूपाई करेगा जैसे आपने नाइट्रेशन के कंसंट्रेटेड फॉर्म में देखा। सो तीनों ब्रोमीन्स आकर ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पर लग जाएंगे और ये बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल और 3 HBr के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। जहां जहां ब्रोमीन लगेगी वहां वहां हाइड्रोजन उतरेगी और आपके पास ब्रोमीन लेकर HBr बनाएगी, क्योंकि 3 ब्रोमीन का मतलब है कि आप 6 ब्रोमीन डाल रहे हैं। 3 रिंग में आ गए और 3 ने हाइड्रोजन के साथ HBr बनाया। ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिनोल की आइडेंटिफिकेशन का ये केमिकल टेस्ट है, क्योंकि जब आपके पास फिनोल में ब्रोमीन डाली जाती है तो ये व्हाइट पिपिटीज क्रिएट करता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल के। तो हम इस टेस्ट को बुनियाद बना सकते हैं केमिकल टेस्ट के तौर पर कि अगर आपको किसी बेंजीन में या फिनोल में फर्क करना है तो आप ये टेस्ट कर सकते हैं और व्हाइट पिपिटीज इसकी इंडिकेशन है कि ये टेस्ट देगा और वो अल्कोहल भी टेस्ट नहीं देगा। अगर अल्कोहल और फिनोल में भी आपने कंपैरिजन करना है क्योंकि दोनों ही अल्कोहल्स की टाइप्स में आते हैं, एक रिंग सिस्टम से है और एक विदाउट रिंग सिस्टम से है, तो एक क्वेश्चन होता है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। तो फिनोल ये टेस्ट देगा ब्रोमीन वाटर टेस्ट और व्हाइट पिपिटीज बनाएगा, लेकिन अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देगा। तो आप ये डिफरेंशिएटिंग टेस्ट में ही लिख सकते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हाइड्रोजनेशन। इट्स अ वेरी इजी वन, जिसमें आप फिनोल में हाइड्रोजनेशन का तो एक ऐसा अमल होता है जितने बॉन्ड्स होंगे उतने आपने हाइड्रोजन डालने हैं। 3 बॉन्ड्स हैं तो 3 हाइड्रोजन आप सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाएंगे और निकल कैटालिस्ट की मौजूदगी में 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के साथ आपके पास जो यहाँ पर अनसेचुरेशन है ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और ये हमारे पास सेचुरेटेड सिस्टम में ये कन्वर्ट हो गया। इसे हम अब बोलेंगे साइक्लोहेक्सानोल। नोल हम अल्कोहल की वजह से कह रहे हैं। तो ये जी हाइड्रोजनेशन है। लास्ट रिएक्शन आता है जिसमें आपके पास इसका रिएक्शन करवाते हैं हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फिनोल जब फॉर्मेल्डिहाइड्स के साथ रिएक्ट करती है
जिसे हम मेथनॉल भी कहते हैं। तो ये रिएक्शन डाइल्यूट बेस या एसिड या अल्कली की मौजूदगी में होता है, जैसे कि यहाँ डाइल्यूट बेस NaOH का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके नतीजे में आपके पास हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल्स बनते हैं। अब यहाँ पे भी दो तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं, जिसमें एक तो आप सिंपल फॉर्म देख रहे हैं और एक आप n नंबर ऑफ फॉर्म्स देख रहे हैं, क्योंकि फिनोल का जो रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड इसके साथ ये पॉलीमर भी क्रिएट करता है। तो पहला हम सिंपल रिएक्शन देख लेते हैं, जिसमें दो आपने फिनोल के मॉलिक्यूल लिए, दो फॉर्मेल्डिहाइड डाले डाइल्यूट बेस की मौजूदगी में, OH अपनी जगह पर ही रहा लेकिन बेंजीन रिंग पर आकर HCOH से CH2OH का ग्रुप ऐड हो गया। और ये चीज CH2 जो OH का ग्रुप ऐड हुआ है, बेसिकली दिस इज द ग्रुप विच इज मिथाइल अल्कोहल ग्रुप है बेसिकली। तो ये सिस्टम में आता है और ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई करता है और एक पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। और जहां से ये आकर ऐड हो रहा है वहां से हाइड्रोजन उतरती हैं और पानी के मॉलिक्यूल्स बनाती हैं। तो साथ यहाँ आप वाटर के मॉलिक्यूल भी मेंशन करेंगे जो कि दो बनेंगे। तो ये है जी पहला प्रोडक्ट ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और ये है जी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, क्योंकि CH2 जब बेंजीन रिंग के साथ हो तो उसे आप बेंजाइल कहते हैं और साथ OH का ग्रुप हो तो इसे बेंजाइल अल्कोहल कहेंगे। अब ये जो चीज आपने प्रोडक्ट में बनते हुए देखी है, अगर इन्हीं का कॉम्बिनेशन आप नेक्स्ट में देखेंगे कि अगर आप n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल कर लें और n नंबर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल करें, n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ही रिमूव होंगे और बेस भी आप वही NaOH यूज करेंगे। तो क्या होगा कि जहां जहां OH के ग्रुप्स लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त अगर आप जनरल रिएक्शन में देखें तो आपने देखा था कि ऑर्थो पर और पैरा पर पोजीशंस पर ये ऑक्युपाइड था ये ग्रुप। तो अगर इस आप फिनोल को देख सकते हैं तो इसमें ये ऑर्थो पोजीशन राइट पर और ये लेफ्ट पर भी ऑर्थो पोजीशन है और नीचे पैरा पर भी ऑर्थो पोजीशन है। इसी तरह तमाम रिंग्स हैं जिन पर ये वाला मामला है। तो आपने दो रिंग्स बनाने जिसका OH ऊपर की तरफ रखना है और दो रिंग्स नीचे बनाने हैं जिसके OH बाहर की तरफ नीचे की तरफ रहेंगे। अब इसमें आप क्या करेंगे, जो ऑर्थो दोनों पोजीशंस हैं और जो पैरा पोजीशंस हैं इन पर आपने CH2 का ग्रुप लगा देना है, क्योंकि जब ये CH2 अगले रिंग के साथ अटैच होगा तो इसका हाइड्रोजन इसके OH को उतार कर ले जाएगा। वही पानी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है और इसी वजह से इसका जो CH2OH था उसमें OH उतर गया और इधर से हाइड्रोजन उतर गया, इसलिए दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाकर CH2 ग्रुप्स को अटैच किया हुआ है। ये काम सिर्फ ऑर्थो पोजीशंस पर होगा सारे और पैरा पोजीशंस पर होगा, जिसकी वजह से आपको टॉप वाली कॉर्नर्स पर ये सारे ग्रुप्स अटैच हुए नजर आ रहे हैं और सेंटर वाले ग्रुप्स में ये अटैचमेंट नजर आ रही है। और इसी तरह सबसे नीचे भी आपको ऑर्थो पोजीशन, क्योंकि OH यहाँ पर लगा हुआ है तो इसके मुताबिक ये ऑर्थो और ये ऑर्थो मौजूद है, ये वाली पोजीशंस मेटा बनेगी, इसलिए यहाँ कोई अटैक नहीं है। ऊपर के लिहाज से भी ये पोजीशंस मेटा है, यहाँ पर अटैक नहीं होगा क्योंकि ये OH जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। ये जो चेन आप देख रहे हैं जो मुसलसल अभी भी कंटिन्यूड है दोनों साइड्स पर, जिसकी वजह से हमने ब्रैकेट इसमें लगाई है और इसके साथ n लिखना लाजमी है क्योंकि ये एक पॉलीमर है और ये रिएक्शन गोइंग ऑन है। हमने जस्ट इसके एक पोर्शन को यहाँ पर डिपिक्ट किया हुआ है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर जो कि बेकलाइट कहलाता है। तो अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताएं कि फिनोल कैसे कन्वर्ट होगा बेकलाइट में या पिक्रिक एसिड में या 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल में या साइक्लोहेक्सानोल में। तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप फिनोल से स्टार्ट लें और इनमें से कोई प्रोडक्ट्स के वो नाम दे दे और आपसे कहे कि कन्वर्जन करके बताएं, तो आपको ये करनी होती है। या आपसे सिंपल क्वेश्चन कर सकता है कि हाउ बेकलाइट इज प्रिपेयर्ड, तो आपने ये रिएक्शन और एक्सप्लेन भी करना है। ये बेकलाइट आप अपनी जिंदगी में कहाँ देखते हैं, जितनी भी तस्बीहां हैं, टेलीफोन है, स्विचेस हैं, आपके पास जो किचन में स्टोव होता है उसके बटन्स हैं, ये सब के सब ये डिफरेंट यूटेंसिल्स के हैंडल्स हैं, इन सब में या चेस में या स्नूकर की बॉल में ये आप बेक लाइट को ही देखते हैं, ये बेक लाइट के बने होते हैं। तो ये इसकी अफादियत है। फर्दर हम ये हमारा आज जो है फिनोल का पोर्शन खत्म हो गया। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने अल्कोहल को डिस्कस किया था, तो रिगार्डिंग दैट हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ से चेक कर लेते हैं। जैसे कि एमसीक्यूज पर अगर आप आए तो पहला एमसीक्यूज है विच कंपाउंड शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग एथेनॉल शो करता है, तो ये डी ऑप्शन बनेगा। विच कंपाउंड शो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, तो वाटर के साथ सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक कार्बन वाले अल्कोहल की होगी, तो ये आपके पास इसमें मेथनॉल आ जाएगा। थर्ड एमसीक्यू के अंदर कौन सा आपके पास ज्यादा सॉल्युबल है पानी के अंदर, तो जो एथेनॉल है वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल है। फोर्थ एमसीक्यू विच कंपाउंड विल हैव द मैक्सिमम रिपल्शन विद वाटर, पानी के साथ सबसे ज्यादा रिपल्शन उसमें होगी जो नॉन पोलर है,
तो बेंजीन नॉन पोलर होती है, इसीलिए ए ऑप्शन आएगा। एथेनॉल, फिफ्थ एमसीक्यू, एथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनोइक एसिड। तो ये अल्कोहल से एसिड के में जो कन्वर्जन होती है वो ऑक्सीडेशन के अमल में होती है, तो सी ऑप्शन आएगा यहाँ पर। विच एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च? प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डायस्टेज, जाइमेज, इन्वर्टेज तीनों इस्तेमाल होते हैं, तो यूरियस नहीं होता, तो ये यूरिया पर काम करता है, इसलिए ये ऑप्शन टिक करेंगे। Seventh MCQs, which compound is called a universal solvent? तो पानी is one of the best example जो यूनिवर्सल होती है। एट्थ में है जी मिथाइल अल्कोहल इज नॉट यूज, कहाँ यूज नहीं करते? सॉल्वेंट के तौर पर यूज होता है, एंटी फ्रीजिंग के तौर पर भी यूज होता है, डीनेचरिंग में भी यूज होता है, नहीं यूज होता तो एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर पेट्रोल नहीं होता, तो सी ऑप्शन यहाँ पर टिक करेंगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नाइन्थ, रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन्स अल्कोहल अबाउट, कितने परसेंट अल्कोहल होता है इसमें? 95% अल्कोहल। लास्ट है जी ये ईथर, जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये कवर हो जाएगा, लेकिन लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ईथर एक बेस है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है दे सकती है, एज अ बेस एक्ट कर सकती है। अब क्वेश्चंस पर अगर आए तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर जो अल्कोहल के पोर्शन को कवर किया, तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज हम देखेंगे। इसमें आ जाता है जी अल्कोहल्स क्या है, हाउ आर दे क्लासिफाइड, इनकी क्लासिफिकेशन आपने लिखनी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और कैसे आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। ये एक सेपरेट क्वेश्चन आपके तौर पर आप इसे तैयार करेंगे। इसमें आपने टेस्ट लिखना है जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा, ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट वो टेस्ट है जिसके रिएक्शंस और जिसकी एक्सप्लेनेशन आपने इसमें लिखनी है, और तीनों जो है टेस्ट इससे जो है डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज मिथाइल अल्कोहल ऑब्टेन्ड ऑन लार्ज स्केल? मिथाइल अल्कोहल बेसिकली मेथनॉल की अपने पूरी इंडस्ट्रियल यूनिट पढ़ा था, जिसमें हमने फ्लो शीट डायग्राम के साथ प्रोसेस समझा था, उसमें आपने ये मेंशन करना है। सेकंड जो इसका पोर्शन है वो आपके पास एक अलग क्वेश्चन है जो आप तैयार करेंगे, और इम्पोर्टेंट तरीन क्वेश्चन है कि हाउ इट मे बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, यानी मेथनॉल और एथानॉल, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल ये इनके दूसरे नाम हैं, इनको आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? तो इसका जो केमिकल टेस्ट होता है वो है जी आयोडोफॉर्म का टेस्ट। तो आप सेंट्रल लाइन लगाकर एक तरफ मेथनॉल एक तरफ एथानॉल लिखेंगे, एथानॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देकर येलो पिपटीज बनाता है और रिएक्शन आप लिखेंगे, जबकि मेथनॉल ये टेस्ट नहीं देता और पिपटीज नहीं बनाता। क्वेश्चन नंबर 6, फर्मेंटेशन क्या है, कौन से कंपाउंड्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं ऑन इंडस्ट्रियल स्केल बाय फर्मेंटेशन? तो फर्मेंटेशन में आपने एथेनॉल का पूरा प्रोसेस पढ़ा हुआ है, वो आप मेंशन करेंगे कंडीशंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होती है, मेथाइलेटेड स्पिरिट क्या है, रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या है, डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल क्या है? ये तमाम आपने एग्जांपल्स पढ़ी थी और इनकी डेफिनेशंस आपने देख लेनी है और इनमें एग्जांपल्स को कोट करना है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स? तो जिस पोर्शन में हमने रिएक्शन ऑफ अल्कोहल ड्यू टू OH एंड ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकेज पढ़ा था, वहां आपको ये पांचों के पांचों रिएक्शंस मिल जाएंगे, तो वहां से आप ये देख सकते हैं, जस्ट आपने रिएक्शंस इसके साथ करके दिखाने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये पिछले चैप्टर में से सवाल है कि हाउ विल यू ऑब्टेन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल बाय रिएक्टिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद सूटेबल कार्बोनिल कंपाउंड्स? तो आपको याद होगा कि हमने वहां पर फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल बनाया था, एसिटल्डिहाइड के साथ हमने सेकेंडरी अल्कोहल बनाया था ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन के दौरान, और टर्शियरी अल्कोहल हमने जब एसीटोन का इस्तेमाल किया था तो उससे बनाया था। तो वो जो रिएक्शंस आपने पिछले चैप्टर के लास्ट पेज पे पढ़े हैं, वो तीनों रिएक्शंस यहाँ पर आप इस सवाल में जो है तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के हम कुछ पोर्शंस को देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 हमें ये कह रहा है कि आप डिस्टिंग्विश करके बताएं इन फीचर्स के अंदर। तो इसमें आपके पास, जैसा कि अभी हमने आज जो टेस्ट पढ़ा है वो हमने पढ़ा है अल्कोहल और फिनोल में फर्क कैसे कर सकते हैं। आपके पास है जी फिनोल के टेस्ट में एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जो ये दे सकता है और व्हाइट पिपिटीज बना सकता है, जबकि अल्कोहल ये काम नहीं कर सकता। इसके अलावा जो पार्ट हम और कर सकते हैं वो थर्ड पार्ट है, यानी मेथनॉल और एथानॉल। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको देखा कि मेथनॉल और एथानॉल को डिस्टिंग्विश करना हो तो हमारे पास आयोडोफॉर्म का टेस्ट है जो येलो पिपिटीज बनाता है एथानॉल की सूरत में, मेथनॉल ये टेस्ट नहीं देता। इसी तरह फोर्थ वाला भी हम कर सकते हैं, ये टर्शियरी अल्कोहल है और प्राइमरी अल्कोहल है। तो टर्शियरी हो या प्राइमरी हो, आप ल्यूकास टेस्ट जिसमें ऑयली लेयर बन जाती है उसके थ्रू आप ये टेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी हीटिंग पर ऑयली लेयर बनाएगा, जबकि टर्शियरी अल्कोहल आपके पास इमीडिएटली जो है ऑयली लेयर क्रिएट करता है जब आप इसको रिएक्ट करवाते हैं विद द ल्यूकास रिएजेंट।
इसी तरह पांचवा भी हम कर सकते हैं 1 प्रोपानोल और 2 प्रोपानोल। 1 प्रोपानोल आपके पास बेसिकली प्राइमरी अल्कोहल है और 2 प्रोपानोल सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इसी तरह इसमें भी वही सेम फोर्थ वाला ल्यूकास टेस्ट ही इस्तेमाल होगा। प्राइमरी आपके पास हीटिंग पर बनाएगा ल्यूकास रिएजेंट के साथ ऑयली लेयर, जबकि सेकेंडरी 5 से 10 मिनट्स के अंदर ये ऑयली लेयर बना देगा जब ल्यूकास रिएजेंट हम इसमें ऐड करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 ऑलरेडी हम आज के पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, तो ये आपका डन हो गया और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने हर क्वेश्चन को अच्छी तरह तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 12 को हम फर्दर लेक्चर में देखेंगे। इस तरह 13 में आ जाएं तो हमने कुछ टर्म्स देखी थी प्रीवियसली अल्कोहल के पोर्शन के अंदर कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, कैसे अल्कोहल ऑक्सीडेशन करती है, कैसे डिहाइड्रेशन करती है, कैसे एस्टेरिफिकेशन होती है और ईथर फॉर्मेशन होता है। ईथर फॉर्मेशन भी आगे प्रीवियस लेक्चर्स में नेक्स्ट लेक्चर में हमारे इंशाल्लाह आ जाएगा। यहाँ तक आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।